सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम अपने बायोलॉजी का अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है जैव विकास। तो हमने 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं और ये यहाँ पर 5वां लेक्चर है। तो मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर जीव विज्ञान की सीरीज़ कंप्लीट कराऊंगा जल्द से जल्द, जो कि रेलवे और अदर एग्जामों के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे आज हम जैव विज्ञान की, यानी कि जैव विकास की, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखते हैं आखिर होता क्या है। देखिए, जैव विकास में एक नाम आपको हमेशा याद रखना है, वो कौन सा है? लैमार्क। ठीक है, लैमार्क जो है वो आपको याद रखना है, वो आगे मैं बताऊंगा क्यों याद रखना है। चलिए तो बात करते हैं। रासायनिक विकास के बाद जैव विकास आया, यानी कि पहले क्या हुआ? रासायनिक विकास हुआ, उसके बाद आया आपका जैव विकास, जिससे लाखों वर्षों में विभिन्न प्रकार के बहुत से जीव बने। और इस विचार की पुष्टि आकारिकी, भ्रूण विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान तथा जीव भूगोल के अध्ययन से होती है। सभी जीव अपने पर्यावरण से ऊर्जा तथा पदार्थ लेते हैं। कोई भी जीव हो, आपका जो पर्यावरण है या जो पर्यावरण है हमारा, वहाँ से ऊर्जा लेते हैं और अपने ज़रूरत की चीज़ लेते हैं। जैसे कि मनुष्य है तो वो खेती करने में सक्षम है तो उपजा के चीज़ें करता है, और जो हमारे पौधे हैं तो सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, या फिर जो जानवर हैं तो जैसे भी करके वो अपने पर्यावरण से अपनी ज़रूरत की चीज़ें, ऊर्जा को वो ले ही लेंगे कैसे भी करें, क्योंकि ऊर्जा के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। और अपने को बनाए रखने के लिए ऊर्जा तथा पदार्थ का उपयोग करते हैं और जनन करते हैं। अपने को बनाए रखेंगे भाई। हमारे शरीर में जैसे मनुष्य का शरीर है, अगर उसके शरीर को आहार नहीं मिलेगा तो मनुष्य एक दिन मर जाएगा। ऐसे ही जानवर है कि अगर उसको खाना नहीं मिलता है, उसकी मांसपेशियों को प्रोटीन नहीं मिलता है, तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। और अपने वंश को बढ़ाने के लिए जनन प्रक्रिया भी जरूरी है। सभी अपने वंश को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने पढ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू जैव विकास का। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, जैसे कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में स्थित पौधे तथा जंतुओं के अध्ययन को जीव भूगोल कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है हमारा, उसमें जो भी अलग अलग आपके भाग है, जहाँ पे भी भाग है, तो वहाँ पर जो पौधे हैं और जो जंतु हैं, अगर उनका अध्ययन होता है तो उस अध्ययन को क्या बोलते हैं? उस अध्ययन को बोलते हैं जीव भूगोल। याद रखिएगा, ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है। सीधे लिख देंगे पृथ्वी के विभिन्न भागों में स्थित पौधे तथा जंतुओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं जीव भूगोल। आदिकाल में मौजूद जीवों के अवशेष, ठीक है, अवशेष या चिन्ह, जैसे कि हड्डियां, कंकाल, दांत आदि, जो भूमि की विभिन्न गहराइयों में दबकर परिरक्षित रहते हैं, यानी प्रिजर्व्ड रहते हैं, हो गए हैं, जीवाश्म कहलाते हैं, या फिर फॉसिल्स उनको बोला जाता है। किनको? हड्डी, कंकाल, जो भी अवशेष हमारे शरीर का बच जाता है, जो नष्ट नहीं हो पाता है, जैसे चमड़ी वगैरह है तो वो तो नष्ट हो जाती है, हड्डियां बच जाती हैं, दांत बच जाते हैं, तो वो मिलते हैं, उनको हम जीवाश्म बोलते हैं। और उसी से पता लगाते हैं कि कितने साल पुराना है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं यहाँ पर हमारी, है ना। जीवाश्मों की उम्र का सही अनुमान लगाने के लिए सबसे सामान्य तरीका है रेडियो सक्रिय तिथि निर्धारण, रेडियो एक्टिव डेटिंग। तो ये आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एक तो उल्टा बनेगा कि रेडियो एक्टिव डेटिंग किस लिए की जाती है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं जीवाश्मों की उम्र। या फिर क्वेश्चन बनेगा कि जीवाश्म की उम्र पता करने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है, तो वो है आपकी रेडियो सक्रिय तिथि निर्धारण। ठीक, रेडियो सक्रिय पदार्थों के प्रयोग की विभिन्न विधियों, जैसे कि लेड यूरेनियम विधि, कार्बन नाइट्रोजन विधि, पोटेशियम आर्गन विधि आदि से जीवाश्म के वय या उम्र की काफी सीमा तक सही अनुमान लगाया जाता है। तो ये जो विधि है मेनली जो है, ये आपके केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो इनको यहाँ पर मैं डिटेल में बताऊंगा कि पोटेशियम आर्गन डेटिंग से हम क्या करते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन विधि से क्या करते हैं, ये वहाँ पर हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी बस आपको ये याद रखना है कि रेडियो एक्टिव डेटिंग के अंतर्गत लेड यूरेनियम, नाइट्रोजन विधि, पोटेशियम आर्गन, इन सब चीज़ों का उपयोग होता है। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था कि लैमार्क आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? लैमार्क। तो लैमार्क जी की बात करें तो एक फ्रांसीसी दार्शनिक तथा प्रथम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने विकास को अच्छे ढंग से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। कौन थे? सबसे पहले तो फ्रांसीसी दार्शनिक तथा एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया कि एक अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड करके
जो विकास का सिद्धांत था वो लोगों के सामने उनके द्वारा रखा गया। लैमार्क ने अपने सिद्धांत का, ठीक है, लैमार्क ने अपने सिद्धांत का उल्लेख 1809 में अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में किया। ठीक है, किसमें किया? फिलॉसफी जूलॉजिक। तो ये आपको याद रखना है कि फिलॉसफी जूलॉजिक किसकी बुक है? तो बुक है लैमार्क जी की। और कब बनी? तो 1809 में उन्होंने ये चीज बताया। लैमार्क द्वारा दिए गए सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये यहां पर आपको याद रखना है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसका है? तो वो है लैमार्क का। तो ये चीजें जो है आपको याद रखना है, इसलिए मैंने बोला था लैमार्क को याद रखना है। और इसे लैमार्कवाद भी कहा जाता है। तो इसे लैमार्कवाद भी कहा जाता है, लेकिन लैमार्कवाद आपसे नहीं पूछेगा कि लैमार्कवाद का सिद्धांत या लैमार्कवाद किसका है, क्योंकि लैमार्क नाम में ही है तो वो सब आंसर सही लगाते हैं। लेकिन पूछा जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब जो अगला है हमारे पास कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, डार्विन जी को भी जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया? इंग्लैंड के निवासी थे सबसे पहले। तो कौन थे? इंग्लैंड के निवासी थे, जिन्होंने डॉक्टर हैंसलो के साथ, किसके? डॉक्टर हैंसलो के साथ बीगल नामक जहाज पर विश्व भ्रमण किया। कौन से जहाज पर? बीगल नामक जहाज पर विश्व भ्रमण किया। यात्रा के दौरान डार्विन ने जीव जंतुओं, चट्टानों तथा जीवाश्मों इत्यादि के अनेक नमूनों को एकत्र किया। क्या क्या किया उन्होंने? जीव जंतुओं, चट्टान और जो भी फॉसिल्स थे, जो जीवाश्म थे, उनके नमूनों को उन्होंने यहाँ पर एकत्रित किया। और सभी का वर्णन एक प्रकृति विज्ञानी की, ठीक है, प्रकृति विज्ञानी की समुद्र द्वारा विश्व की सैर की, ठीक है, समुद्र द्वारा विश्व की सैर की तथा जो प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। तो ये जो है यहाँ पर नामक दो पुस्तकों का उन्होंने वर्णन किया, उसमें वर्णन किया। पहला कि एक प्रकृति विज्ञानी की समुद्र द्वारा विश्व की सैर, एक ये पुस्तक थी। और दूसरी पुस्तक की बात करें तो प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति नामक दो पुस्तकों में एक सिद्धांत या वाद के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे डार्विनवाद कहा गया। तो देखिए ये पुस्तक ऐसा अभी तक ऐसा पूछा तो गया नहीं है, आपके रेलवे वगैरह में तो ये पुस्तक अभी तक नहीं पूछी गई है, लेकिन डार्विनवाद, डार्विन का सिद्धांत, ये सब जो है चीज़ें यहाँ पर जीव जंतुओं से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। तो आगे हम देखेंगे, इसके लास्ट में जो हमने टेस्ट सीरीज बनाई हुई है उसमें क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। डार्विनवाद के अनुसार कुछ जीव स्वयं को वातावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं तथा संतानोपत्ति करते हैं, और इसके विपरीत कुछ जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाते। ऐसे जीवों को प्रकृति कुछ समय के बाद नष्ट कर देती है या वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। वही चीज है कि आप जिस वातावरण में रह रहे हैं आपको उसमें ढलना पड़ेगा, अदरवाइज प्रकृति आपको जीने नहीं देगी। यानी कि मान लीजिए बाहर आप जाते हो मार्केट में, है ना, और गर्मी के दिनों में तो बहुत गर्मी रहती है। तो आज का इंसान है कि जिसके पास एसी है वो सब है तो चलिए ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो अपने आप को सक्षम बनाते हैं, उनका शरीर भरी जल जाता है, चमड़ी काली हो जाएगी, लेकिन धूप में कार्य करने योग्य बन जाते। अगर वो नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसे ही जो इंसानों का तो ठीक है, जो जीव जंतु हैं तो उनको अपने परिस्थिति के हिसाब से उनको अपने आप को ढालना पड़ता है। जो रेगिस्तान के पौधे हैं तो वो वैसे हो जाते हैं, रेगिस्तान के जीव जंतु पानी के बिना रहना सीख लेते हैं। अगर वो नहीं सीखेंगे तो मर जाएंगे, और जो पानी में ही है तो उनको पानी में रहना सीखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। यही चीज़ उन्होंने बताया, किसने? डार्विन ने, कि प्रकृति में आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपको अपने वातावरण के अनुसार अनुकूल बनना पड़ेगा। अब प्रकृति के अनुरूप अनुकूल हो जाते हैं, ठीक है, वे बाद में अधिक अनुकूलित होकर नए जीवों को पैदा करते हैं। यानी कि कुछ ज़्यादा ही अनुकूल हो गए तो कुछ नई प्रजाति डेवलप हो जाता है। अब नव डार्विनवाद के अनुसार क्या है? इस किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। दूसरे शब्दों में जीन्स के साधारण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं, जिसमें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। तो ये सब चीजें हैं कि नई प्रजाति कैसे डेवलप होती है। तो ये नव डार्विनवाद का सिद्धांत इसको बोल सकते हो।
किसी जीव में अचानक परिवर्तन हो जाना उत्परिवर्तन कहलाता है, म्यूटेशन, जिसपे जो है आजकल हॉलीवुड में बहुत सारी जो है मूवी बनी हुई है म्यूटेशन के ऊपर, आप देख सकते हैं। अचानक परिवर्तन हो गया तो वो क्या कहलाया, उत्परिवर्तन कहलाया। सर्वप्रथम हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज ने, तो अब ये नाम भी याद रखना है कि सर्वप्रथम हॉलैंड के देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनते जाइएगा, और जैसे ही हम टेस्ट लगाएंगे टेस्ट में नहीं में से क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर वो एकदम आपको याद हो जाएगा, बस सुनते जाइए। डी ब्रीज ने 1901 में जैव विकास की प्रक्रिया को उत्परिवर्तन के आधार पर समझाया, जिसे डी ब्रीज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि म्यूटेशन थ्योरी किसकी थी, तो वो थी डी ब्रीज की, या फिर उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसका था, तो वो था डी ब्रीज का। डी ब्रीज के अनुसार जीवों का विकास छोटी छोटी भिन्नताओं के कारण ना होकर बड़ी तथा आकस्मिक भिन्नताओं के कारण हुआ है। डी ब्रीज ने इन बड़ी तथा आकस्मिक भिन्नताओं को उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन तथा इनसे उत्पन्न संतानों को, जो संतान इनसे उत्पन्न हो रहे हैं उनको जो है म्यूटेंट्स की संज्ञा दी है, या उत्परिवर्तित की संज्ञा यहां पर दी है। किसने दी है, आपके डी ब्रीज साहब ने। तो यहां पर जो है ये समाप्त होता है। अब यहां पर हम क्विज स्टार्ट करते हैं। लेमार्क जी को पढ़ लिया हमने, डार्विन जी को पढ़ लिया हमने, और डी व्रीज जी को पढ़ लिया। इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं। जीवन की उत्पत्ति हुई पहाड़ों पर, भूमि पर, वायु में या फिर जल में। तो जीवन की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले जो है जीवन की उत्पत्ति जल में हुई। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। अब जैव विकास, जैसा कि मैंने बताया था, जैव विकास की बात सबसे पहले की थी तो लेमार्क का नाम बताया था, तो लेमार्क जी ने जो है सबसे पहले इसको समझाया था। किसने, लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था। उद विकास की व्याख्या के लिए प्रतिपादित नहीं किया गया था, तो इसका आंसर है आपका अंगों का उपयोग व अनुपयोग। ये चीज जो है डार्विन जी के द्वारा नहीं बताया गया था, तो इसको आपको याद रखना है। निम्न में से मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है। कौन सा अवशोषी अंग नहीं है, तो वो है आपके सामने वाले चपटे दांत। कौन से, सामने वाले चपटे दांत। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ठीक है, ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही है, सेलामेंडर, अजगर और कंगारू, ये वाला अनुक्रम एकदम सही है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक ये आया हुआ है एसएससी में, ये पूछा जा चुका है, क्योंकि एसएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, साइंस देखिए मैं इसलिए एसएससी का नाम लेता हूं क्योंकि आरआरबी यानी कि रेलवे और एसएससी, ये दो एग्जाम ऐसे हैं जिसमें साइंस भर भर के पूछा जाता है। जैसे एसएससी में बात करें, पहले 50 क्वेश्चन आते थे जब जीके के, तो उसमें से 25 क्वेश्चन साइंस से रहते थे, और साइंस में भी इसमें से भी 15 क्वेश्चन बायो से। रेलवे की बात करें तो रेलवे का हमेशा का रिकॉर्ड रहा है, साइंस हमेशा उसने पूछी है। मेनली फिजिक्स वो ज़्यादा पूछता है, लेकिन आजकल बायो भी वो पूछता है, जैसे कि पिछले साल एनटीपीसी में बायो के बहुत उटपटांग क्वेश्चन पूछे गए थे। अब एसएससी में 25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से भी जो है 10 क्वेश्चन साइंस के ही रहते हैं। तो इसलिए जो है एसएससी के क्वेश्चन अगर आप कवर करते हो तो आपको रेलवे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते जाइए। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होना क्या स्पष्ट करता है। तो अंगों का लोप देखिए, अगर कोई अंग है आप उसका यूज नहीं कर रहे हो तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि बंदर से ही इंसान बने हैं, तो बंदरों ने पूंछ का उपयोग जब करना, जिन्होंने बंद कर दिया, धीरे धीरे पूंछ खत्म हो गया, तो फिर वो पूंछ नष्ट हो गई। तो जिस चीज का उपयोग नहीं करोगे वो अंग आपका खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर पहला, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। उपयोग करोगे तो बना रहेगा, अनुपयोग करोगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जल्द खत्म नहीं होता, कई सालों में खत्म होता है वो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक जॉन जो लेमार्क जी थे ने जीवन के विकास के अध्ययन के क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उससे संबंधित नहीं है। ये नहीं वर्ड नहीं भूलना है, ठीक है, नहीं हमेशा याद रखना है। तो देखिए हमारे पास जो है ऑप्शन की उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जीवन संघर्ष या वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव और नए अंगों का आविर्भाव। तो इसमें जो है जीवन संघर्ष के बारे में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या था। विभिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति या फिर जीवन संघर्ष या नए अंगों का अचानक विकास। लेमार्कवाद, तो लेमार्कवाद तो था, वो था उपार्जित लक्षणों की वंशागति के ऊपर था आपका कौन, लेमार्कवाद।
उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसका है, यानी कि म्यूटेशन का सिद्धांत किसका है, तो वो भी मैंने बताया आपको। म्यूटेशन का सिद्धांत किसका है, डी ब्रिज का सिद्धांत है। तो ये सब क्वेश्चन जो है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये भी आईएमपी है, इसको आप मोस्ट आईएमपी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता था। तो जिस समय जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जैसा कि सबसे पहले, और वो पानी में हुई थी, ठीक है, पानी में हुई थी, तो ऑक्सीजन जो है आपका पानी में ही था, H2O, लेकिन वो मुक्त अवस्था में नहीं था, तो ऑक्सीजन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है किसने दिया था, है ना, लेमार्क, डीब्रिज, मेंडल या फिर डार्विन। तो ये किसका है, डार्विन का है। प्राकृतिक चयन की बात करें तो ये डार्विन का सिद्धांत है। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था, है ना, तो ये किया था आपका डार्विन ने ही। किसने किया था, डार्विन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, डार्विन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो मुझे आईएमपी लगते हैं, मैंने सभी यहाँ पर कवर कर दिए हैं। अब मनुष्य में अवशेषी अंग जो है कौन सा है ना, दांत, क्षुद्रांत, कर्णपल्लव या कर्णपल्लव पेशियां। तो इसका आंसर है पहला वाला, कर्णपल्लव पेशियां। ये जो है अवशेषी अंग के अंतर्गत आते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस वाले में। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये कुछ थोड़ा मुझे अलग सा क्वेश्चन मिला, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया हुआ है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है, तो ये आईएमपी बोल सकते हो, इजी क्वेश्चन है लेकिन आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बंदर। बंदर जो है, ऐसा बोला जाता है कि बंदर से ही इंसानों का विकास हुआ है। चिंपांजी ये सब इंसानों की तरह ही कार्य करते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक किसकी है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इसका आंसर है आपका, देखिए ऊपर वाले का आंसर बंदर था, और इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है डार्विन का। तो ये जो है बुक आईएमपी है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसका आंसर है आपका डार्विन। ठीक है, बिल्कुल आपको जो है इसको याद रखना है, ये समझ लीजिए आने वाले क्वेश्चनों में से एक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, आज हमने जैव विकास पढ़ा, जो कि 5वां भाग था। जल्द ही इसका अगला भाग आएगा, तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और सीरीज इसकी कंटिन्यू करना है। कमेंट करते रहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए, और लाइक ज़रूर कीजिए, है ना, 100-200 लाइक, 500 लाइक तक पहुँचाइए वीडियोज़ को, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि देखिए आजकल यूट्यूब पे मटेरियल तो बहुत मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अच्छा मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है उस पर बात हो रही है। मटेरियल आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, 50 मिल जाएंगे चैनल आपको जो कुछ भी मटेरियल पढ़ा रहे हैं। मैंने कई चैनल ऐसे देखे हैं जो गलत भी पढ़ा रहे हैं, तो कृपया जो है देख समझ के पढ़ें। आजकल क्या है कि जियो है, जिसके मन में आया कुछ भी उठा, बुक लिए, स्मार्टफोन है, ये पढ़ाया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। लेकिन आप प्रोफेशनल लोगों से पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। जैसे स्कॉलर अलाइट आप लोगों के लिए साल भर से आप लोगों की तैयारी करा रहा है। हम लोगों ने सिलेक्शन भी दिए हैं बहुत सारे। एमपी पुलिस की बात करें तो उसमें 50 से अधिक सिलेक्शन दिए थे। पिछली बार एनटीपीसी रेलवे में हम लोग ने लगभग 70-80 के करीब सिलेक्शन दिए थे। तो बहुत सारे सिलेक्शन हो रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो आप लोग भी इसका हिस्सा बनिए और पढ़ाई कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।